नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस श्रृंखला में वही क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस श्रृंखला को देखिए और इसको एक बार नहीं, आप लोग 2 बार देखिए। एक तो अभी देख लीजिए और एक बार एग्ज़ाम देने के टाइम इसको देखिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें वही से क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो हर 1-2 पेपर के बाद रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। इसलिए आइए हम लोग इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? अनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक संस्कृति कारक। अब देखिए, विकास इनमें से किन पर निर्भर है? तो तीनों चीज़ पर निर्भर है। इसका मतलब हम लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। विकास के लिए अनुवांशिक भी चाहिए, भौतिक भी चाहिए और सामाजिक सांस्कृतिक भी चाहिए। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, परिवार। तो हम लोग जानते हैं कि सामाजिक सामाजिकरण की संस्था क्या है? परिवार है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? यह प्रत्यावर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। देखिए, पियाजे जी के अनुसार यह क्या है? तो यह प्रत्यावर्ती सोच नहीं रखती है। इसका मतलब कि जैसे ही उस माने बर्तन का साइज बदल दिया जाता है तो वो कन्फ्यूजन में पड़ जाती है कि बढ़ेगा घटेगा या उतना ही रहेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे आइए फिर हम बात करते हैं। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके किसके द्वारा होता है? कह रहा है इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब भी वाइगोत्स्की शब्द आ जाए तो हम लोग सांस्कृतिक सामाजिक शब्द ढूंढना होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य क्या है? कम समय में क्वेश्चनों को रिवीजन करना और उन क्वेश्चनों को जो बार बार पूछे जाते हैं ये आने की संभावना है। तो आप लोग इसे देखें और आप लोग एक अपना सहयोग दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? अब देखिए, आपस में बच्चे चर्चा कर रहे हैं और पॉजिटिव क्लास है तो किसका है? प्रगतिशील कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो वो क्या है? वह एक प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर आधारित नहीं है, न ही वो व्यवहार पर आधारित है, न ही टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ऑप्शन ए कह रहे हैं अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण करते हैं। देखिए, इसमें सारे ऑप्शन गलत है। क्यों? भूमिका रखते हैं, कोरी पट्टी के समान नहीं होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं, क्या करते हैं? तो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आइए, आगे बात कर रहे हैं। देखिए क्या करा है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के मतलब जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए कर है प्राकृतिकवादी, अंतर अंतर्व्यक्तित्व अंतर्व्यक्तित्व स्थानिक। देखिए, जो दूसरों के बारे में जानता है और उनसे संबंध बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो इंटरपर्सनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल मतलब कि अंतर्व्यक्तिक
मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। अब देखिए गलत ढूंढना है हम लोग को। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। उसके बाद क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, वह प्रश्न जो विवेचना और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं। देखिए सारे ऑप्शन सी भी सही है, डी भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ए ऑप्शन गलत है। क्यों? क्यों? एक वर्ड दे दिया है। प्रश्न पूछने का मतलब उनका परीक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग का ये गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। देखिए कोई भी स्टूडेंट है तो किसे आधार मानेगा, जो उसके पास पहले से ज्ञान है, जो उनके द्वारा पहले से समझा और माना जाता है। अगर उसे आप बेस बनाकर सिखाएंगे तो वह चीज़ों को जल्दी पकड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। अब क्या कह रहा है, कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। देखिए कठोर पाठ कभी नहीं होगा। बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा। उसके बाद ऑप्शन क्या दिया है, परीक्षा की ओर उसके लिए सीखना, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। अब देखिए कभी भी न्यू पॉलिसी 2020 आ जाए तो किस पर, बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करें, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। अब कह रहा है कि जब मतलब कि टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है तो क्या भागीदारी होगी। कह रहा है क्या, सक्रिय, विनम्र, आंशिक और निष्क्रिय। तो आप लोग जानते हैं कि कभी भी जब स्टूडेंट आंशिक और निष्क्रिय विनम्र रहेगा उससे काम नहीं चलेगा। उसको क्या होना पड़ेगा, उसको एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। क्या कह रहा है, ऑप्टिमाइजेशन यानी स्थिमीकरण, रट कर याद करना, दृश्यीकरण, तुलना करना। अब देखिए गणित में क्या, ये गणित का पूछ रहा है, स्टूडेंट के बीच तुलना नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि रटना गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो नहीं ही पूछा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग को इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापना सिखाना है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ना और उच्चतर उद्देश्य आकलन कैलकुलस पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद दिया है क्या, कह रहा है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य इमारती प्रश्न हल करना। देखिए इसमें उच्चतर उद्देश्य इमारती कर रहा है, ये हम लोग का नहीं हो सकता है, ये गलत है। और फिर आगे बात करें, ये देखिए उच्चतर उद्देश्य का कलन करना और परिशुद्धता का जांच, ये भी ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। सबसे इसमें बेहतर ऑप्शन क्या है, सी है। देखिए कैसे, समस्या समाधान एक वर्ड दिया है जो इस ऑप्शन को पॉजिटिव बना दे रहा है। गणित शिक्षा के उद्देश्य को कौशल विकसित करना, संख्या संबंधी कौशल भी विकसित करना, ये भी पॉजिटिव बना रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या है, सबसे बेहतर है। जब भी आप दो ऑप्शनों में फंसे तो आप बेहतर ऑप्शन को चुनें, वो बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब कह रहा है कि सत्य नहीं यानी असत्य ढूंढना है।
गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। गणित समस्या के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है। जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतर संबंध होता है। देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है इसका मतलब कि कौन सा कथन गलत है। गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है, ठीक है। गणित समस्या समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है, ऐसा नहीं है। उसका जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है, ये भी सही है। गणित के अधिकांश उपशाखाओं में अंतर्संबंध होता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कर रहा है, गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है, ये गलत है। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एकमात्र कोई भी चीज़ नहीं होता, वो क्या है, वो निगेटिव वर्ड है। आगे आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है सलात के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। देखिए यह एक जानवर है जो पेड़ों पर उल्टा लटकता है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। सलात लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 50 वृक्षों पर नहीं बल्कि 40 वृक्षों पर। यह ऑप्शन हम लोग गलत है। सलात लगभग 10 वर्षों तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, यह भी गलत है। सलात लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सलात लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यह एक जानवर है, देखिए इसके बारे में, यह दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है और शाकाहारी जानवर है। धीमी गति से चलता है, वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लेटता है और 40 वर्ष तक जीता है और कम से कम मतलब कि जीवन काल में 8 वृक्षों पर सब मतलब कि पत्ते खाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए एनसीईआरटी के 3 से 5 तक पर्यावरण पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। यह हमारे द्वारा दिया गया पर्यावरण का PDF, अगर आप लोगों में से जिन नहीं मिला है वो टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कवर किए गए हैं। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो देखिए तिब्बत का, नेपाल का, भारत का, चीन का। तो ये किसका है? ये नेपाल का भाग है। ये भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है 3 से 5 तक का। दोस्तों आप लोग एक सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यहाँ इस श्रृंखला में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है जो बार बार रिपीट करते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि इसको आप तैयार करें। इन क्वेश्चनों को आप 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार देखकर बस तैयार कर लें। आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? अब देखिए दांत कमज़ोर है, हड्डियाँ कमज़ोर है। हड्डियाँ जब कमज़ोर है तो उसको दूध दीजिए, पालक दीजिए। देखिए क्या करें, चावल, नींबू, आंवला, गुड़। चावल नहीं, घी, दाल, रोटी, चावल ये भी नहीं, दूध, सब्जी, पालक और फल। ये ऑप्शन बेहतर है इसके लिए। ऑप्शन सी हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे का बात कर रहे हैं। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? गतिविधि आधारित शिक्षा, रटना सीखना, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। अब देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है। देखिए प्राथमिक स्तर पर तो रटना तो पहले नहीं है, तो ये हम लोग को रटना गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं है। अब हम लोग के पास 2 ऑप्शन बचा है, कौन सा? ए और डी। गतिविधि आधारित शिक्षा, ये सही है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, ये सबका भागीदारी होता है एक बालक को सीखने में। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है, ठीक। रचनात्मक विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकें ही इसके सीखने का एकमात्र साधन है। यह शिक्षण आधारित है। देखिए ये शिक्षण आधारित है, ठीक है, लेकिन उतना गंभीर ऑप्शन नहीं है, एकमात्र नहीं हो सकता है। आगे बात करें, रचनात्मक विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम, ये भी गलत है।
अब आइए फिर हम आगे बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा सीटेट से संबंधित। उसमें मतलब कि उसमें जो भी वीडियो डाले गए हैं वो 110 प्लस लाने के लिए बेहतर वीडियो है। आप उसमें से 2-3 वीडियो को स्टार्टिंग में देखिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर को लगाना चालू करिए। उसके बाद वीडियो देखते जाइए, प्रीवियस ईयर लगाते जाइए। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए फिर हम लोग कुछ आगे बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है। अब देखिए उप विषय क्या क्या परिवार और दोस्त कर रहा है, आश्रय कर रहा है, पौधे कर रहा है, यात्रा कर रहा है। आप लोग जानते हैं परिवार और दोस्त ये उप विषय नहीं है, ये मुख्य विषय है। आश्रय भी मुख्य विषय है, यात्रा भी मुख्य विषय है। तो हम लोग को पौधे क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्राथमिक स्तर पर 6 मुख्य विषय होते हैं। क्या क्या? परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं। इसे आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीज़ों को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग को ऑप्शन नंबर से इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब। कह रहा है ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना, उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और परिस्थितियों को तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। अब देखिए ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वातावरण से चीज़ों को जोड़ना। क्या? वातावरण से चीज़ों को जोड़ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जीवन स्थितियों विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़ना। इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है। लिखित परीक्षा, श्रुत लेखन, दत्तकार्य, अवलोकन। अब देखिए भाषा सीखना है तो लिखने से क्या मतलब है, श्रुत लेखन भी एक लिखन है, दत्त कार्य भी कोई नहीं, लेकिन अवलोकन क्या हो सकता है, अवलोकन एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। किसमें? भाषा सीखने के प्रभावशाली उपकरण में, ठीक है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों द्वारा को पढ़ने के प्रामाणिकता स्रोत के रूप में देखा जाता है। अब कह रहा है कि बच्चों द्वारा फिर भरना है को पढ़ने में। अब किसको? पत्र को। पत्र बच्चा कितने दिन पढ़ेगा, साहित्य कितने दिन पढ़ेगा, लेकिन उसकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अंतर्गत अगर पत्र की भी नॉलेज रखता है तो बात बन जाएगी। इसका मतलब बच्चों द्वारा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। किसमें? प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें टाइम को कम मतलब लगाए हुए जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को बस रिवीजन करना है, ठीक है। बच्चों भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्त किस रूप से जानी जाती हैं? क्या कह रहा है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, भाषा शिक्षा नीति, कार्यालयी शिक्षा नीति, शिक्षक के लिए बहुभाष नीति। ये देखिए ये क्या है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। यह सबसे हम लोग का बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग की नई शिक्षा नीति भी आई है, उसमें किसका, बहुभाषावाद को प्राथमिकता दिया जा रहा है और मातृभाषा को, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आइए बात करते हैं आगे। कह रहा है विद्यार्थियों को दृश्यात्मक सिखाने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या कह रहा है कि उसको देखकर सीखने के लिए यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी। पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखें और बताएं कि आप क्या देख पा रहे हैं। लेखक के कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है। कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। अब देखिए लेखक ने कुत्ते के चरित्र को, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। कल्पना करें और अंतिम देश का कोई विकल्प लिखे, इससे भी कोई मतलब नहीं है। पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को तो अमूर्त सीखेगा, लेकिन देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी।
यह कल्पना को जन्म दे रहा है कि आपको एक कहानी बताया गया, इसके बारे में आप बताइए, तो अपने से बोलेगा तो उसका समझ विकसित होगा। क्या विकसित होगा? तो उसका अपना समझ विकसित होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। यह कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे? यह कहानी में एक पात्र ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, क्या उसी तरह के प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? कहानी में किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और उसे अपने शब्दों में वर्णन करें। देखिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी भी ठीक ठाक है कि मतलब अपने शब्दों में वर्णन करें, लेकिन पढ़ी हुई कहानी का वीडियो देखें, यह एक निष्क्रियता को दिखा रहा है। ठीक, कहानी की किसी भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें, ये भी ठीक है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन क्या है? देखिए बी क्यों बेहतर है। यह कहानी में एक पात्र जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, मतलब कहानी में जो बच्चों को सुनाया गया है उसमें जो कोई रोल प्ले किया है, वैसा ही रोल प्ले करने वाले व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं। अगर बच्चा जानता है तो वह जोड़ लेगा क्या कि सेम इसी प्रकार का वह रोल प्ले करता है। इसका मतलब बच्चे के अंदर उसकी अवधारणा का बिल्कुल स्पष्टता हो जाएगा, मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ऐसे कहानी है, ये रोल प्ले किया है और उस रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका बेहतर उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए फिर हम आगे बात करें। किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा? कह रहा है जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई कोई रिकॉर्डिंग। ठीक है, किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना, एक ऐसा मानस मानचित्र माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्न के उत्तर देने के लिए सिक्कों का पुरस्कार दिया जाए। अब देखिए ये बिल्कुल गलत है पुरस्कार की बात। सबसे बेहतर ऑप्शन सी क्यों है? देखिए क्यों है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, एक जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए, अब उसको समझने के लिए एक ऐसा मानस मानचित्रण माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें बच्चों को अलग अलग, अब देखिए अलग अलग घटकों या छटाओं में रखने का मतलब क्या होता है, वो हर चीज़ को, हर जटिल चीज़ को अलग अलग पहलू में देखेंगे तो उनका स्पष्ट क्लियर होगा, मतलब उनका दम वह वहाँ पर कंसेप्ट उनका जो होगा वो बिल्कुल स्पष्ट बनेगा जब अलग अलग छटाओं में एक ही चीज़ को देखेंगे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बहुभाषिक कक्षा में अध्यापन करते समय अध्यापक को कौन सा सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए? बच्चों की भाषिक निपुणता अधिक से अधिक अवसर देने से समृद्ध होती है। कक्षा में भाषिक विविधता किसी भी भाषा के अध्यापन में अवरोध पैदा करती है। देखिए अवरोध मिल गया हम लोग को, ऐसे ही गलत हो गया। बच्चे ड्रिल और अतिशय अभ्यास, और अभ्यास मिल गया तो गलत हो गया। बस भाषा बच्चों के सांस्कृतिक और सामाजिक असीमता से बनती है। देखिए यहाँ पर बैगोस्की का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि कह रहा है बच्चा सांस्कृतिक और सामाजिक, तो आप मार दीजिए प्राक से, क्योंकि देखिए जिस ऑप्शन पर किसी भी मनोवैज्ञानिक का प्रभाव रहता है और ऑप्शन ओपन रहता है, मतलब क्वेश्चन में किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया है, तो आप आराम से जो ऑप्शन मनोवैज्ञानिक की तरफ इंगित करता है उसे सही मार देंगे, वो सही होगा। मेरी बात को समझिए। जैसे मेरा कहना है कि अगर क्वेश्चन में किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया है और ऑप्शन में किसी भी वैज्ञानिक से रिलेटेड मतलब कि सेंटेंस है, तो आप लोग उसे सही मारिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विचार बिंदु नाम चमस्की के सिद्धांत के विपरीत है? अब देखिए मनुष्य के पास भाषा अर्जन की सहजता क्षमता होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्जन शब्द किससे है? तो चमक से है। बच्चे अनुकरण एवं पुनरावलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। भाषा अधिगम चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान होती है। सभी भाषाओं में कुछ समय सामान्य संरचनाएं और विशिष्टताएं होती हैं। अब देखिए अनुकरण और पुनरावलन, नकल करके सीखना, ये किसके हैं? तो ये स्किनर के हैं। इसका मतलब ये चमस्की साहब से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा।
फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पर एक कोटेशन लिखा है, शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चिंत रहिएगा, सफलता आपकी ही होगा। मतलब कि आप सबसे ऊपर यदि शिक्षा को रखते हैं तो सफलता भी आपका सबसे ऊपर होगा। दोस्तों हम लोग बहुत कम समय में करीबन करीबन 30+ क्वेश्चनों को सॉल्व किए। तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर भी करिए। हम लोग मिलेंगे इसके एक अगले और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।